नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास। मैं हूं मनोज जायसवाल। जैसा कि आप जानते हैं, आपका पेपर टू का मेंटोर। और इस कक्षा में हम लोग एक और प्रश्न लेकर के आए हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है कि एनालाइज द कॉमन कॉजेज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट स्टैम्पीड। जो अक्सर जो भगदड़ हो जाती है, उसके सामान्य कारणों के बारे में चर्चा करना है। और फिर ये बताना है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। फिर क्राउड मैनेजमेंट का रोल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है। और फिर कुछ ऐसे उपाय बताने हैं जिससे कि पब्लिक सेफ्टी को और बेहतर किया जा सके। बड़ा ही सीधा सा प्रश्न है। बहुत कम समय में इसका उत्तर आपको समझ आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, उत्तर का फ्रेमवर्क आपके सामने है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता देना है कि भैया ये भगदड़ होती क्यों है, वाई स्टैम्पेड। और आप देखेंगे कि स्टैम्पेड के मुख्य कारण जो है चार तरह के हैं। एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उचित नहीं रहता है, कमजोर रहता है। क्राउड मैनेजमेंट बेहतर नहीं होता है। स्ट्रक्चरल वीकनेस होती है। और पैनिक और र्यूमर जो है, यह भी एक बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहले आप जब अपने इस उत्तर का इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे? इन्हीं चार बातों पर अपना ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना तो चाहिए। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप क्या कहेंगे कि भारत में ये जो प्रायः स्टैम्पेड होता रहता है, इसका जो कारण है वह क्या है? पुअर, वही चार चीजें। पैनिक होना है, र्यूमर होना है। ठीक है, उन्हीं चार बातों को आप वास्तव में डिटेल में लिख देंगे। जैसे जब आप कहते हैं कि आपका इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जब आप इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में पाथवेज और एग्जिट और एंट्री, इसकी समस्या होती है, पहली बात। ठीक है, तो क्या बताएंगे? कह देंगे कि पुअर जो इस इंफ्रा है, इसमें इंट्रोडक्शन में ही आप बढ़ाते जाएंगे कि पुअर इंफ्रा है, कमजोर अवसंरचना जो है, उसमें क्या है? कई बार कमजोर और अस्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं होती हैं। कमजोर एवं या और अस्थाई संरचना। जैसे मान लीजिए कई बार किसी मेले में भगदड़ हो रही है, महाकुंभ में हुई। ठीक है, तो यहाँ क्या है? लगभग सब कुछ अस्थाई रहता है। टेंट लगे हैं, ये है वो है, सब कुछ। तो कोई परमानेंट संरचना नहीं है। बैरियर है या ब्रिज है, इसमें आप जोड़ते चले जाएं। बैरियर, पुल, सब अस्थाई बने होते हैं। तो क्या होता है? कई बार ये कोलैप्स कर जाते हैं। तो जो अस्थाई और कमजोर जो है इंफ्रा होता है, वो कई बार जब कोलैप्स कर जाता है तो ऐसी समस्या होती है। या फिर सुरक्षा के उपाय बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पुअर इंफ्रा में ही चल रहा है। पुअर सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, सुरक्षा के उपाय बहुत कमजोर रहते हैं। और जब सुरक्षा के उपाय कमजोर होते हैं या कम मतलब घटिया होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जितना क्राउड है, मान लीजिए जो क्राउड आ रहा है, उसके लिए उचित जो है व्यवस्था ही नहीं है सुरक्षा के उपायों की। भगदड़ हो सकती है तो क्या करना चाहिए, उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन रहता ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है? ऐसे कारणों से जो लोग होते हैं, उनमें कई बार पैनिक हो जाते हैं वो, या उनमें भ्रम या र्यूमर जो है, अफवाहें फैला दी जाती हैं। तो ये सारी बातें आप
स्ट्रक्चरल वीकनेस में लिख देंगे। जहां तक क्राउड मैनेजमेंट की बात है, तो भीड़ प्रबंधन, उसकी जो समस्या है, अब उसमें आप सबसे पहले तो जान लीजिए, जैसे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की दुर्घटना हुई, उसी दौरान जब महाकुंभ चल रहा था, तो उसमें क्या होता है कि अंडर एस्टिमेट कर लिया, किसको? अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्राउड। ठीक। सबसे पहली समस्या ये है कि कितने लोग आएंगे, इसका जो अनुमान लगाना था उसी में चूक गए। आप लोग देखे होंगे, उसमें बार बार यही कहा गया कि चूक गए, समझ नहीं पाए कि कितने लोग आएंगे। अच्छा, अब आ गए तो ध्यान से समझिए, क्राउड मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? तो क्राउड मैनेजमेंट में होना चाहिए था कि उनको संभालना चाहिए था। एड्रेस, एड्रेस करना, ठीक है, संभालना, उनसे, उनको जो है दिशा निर्देशित करने के लिए गाइड करने वाला होना चाहिए था। होना चाहिए मतलब, अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो समस्या बता रहे हैं, तो इसका मतलब गाइड करने के लिए लोग, उपयुक्त लोग नहीं होते हैं, तो ये समस्या पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है, आप जानते हैं, क्या कहते हैं कि और भी कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका कि कोई निदान हो नहीं पाता है ना। फिर अगली समस्या है क्राउड मैनेजमेंट में, और वो बहुत व्यापक समस्या है, सब जगह पाई जाती है, कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड लोग नहीं है। क्या नहीं है? ट्रेंड लोग नहीं है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड लोग नहीं है, ट्रेंड पर्सनल नहीं है, प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव होता है, प्रशिक्षित कमी कह लीजिए, कार्मिकों की कमी होती है, यह भी बताएंगे। ठीक है ना। जब प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी आप बताएंगे, तो इसी में फिर आपको पता चलेगा कि क्या आपदा प्रबंधन वाले लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए, नहीं शामिल करना चाहिए। ये बातें हम लोग करेंगे किसमें? ये बातें हम लोग करेंगे उपाय में। ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं होती है, तो यह एक बड़ा कारण हो जाता है। फिर पैनिक और र्यूमर होना, ये तो आप लिख ही देंगे कि लोग जो है अफवाहों में आ जाते हैं। जैसे जो अनाउंसमेंट हुआ इसमें दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो अनाउंसमेंट था कि साहब जो है आप लोग मतलब एक स्पेशल ट्रेन है जो इस प्लेटफॉर्म से नहीं उस प्लेटफॉर्म से जाएगी, जबकि उस प्लेटफॉर्म पर भी एक ट्रेन आ रही थी। तो अब इसमें क्या हुआ, एक तो एड्रेस करने वाला, अनाउंसमेंट करने वाला स्पष्ट रूप से अनाउंसमेंट नहीं कर पाया, तो दूसरी तरफ अफवाहें फैल गई। ठीक है। क्राउड का बिहेवियर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्राउड बिहेवियर, जैसे हम ये पाते हैं कि हमारे यहाँ सबको बहुत जल्दी रहती है और कोई भी प्रॉपर तरीके से लाइन में लग करके आगे नहीं बढ़ता है, तो ये जो क्राउड का बिहेवियर है, ये बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर देता है कई बार। ठीक है। और लोग बात भी नहीं मानते हैं। तो क्राउड का बिहेवियर क्या है कि ये जो है कई बार दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, जल्दबाजी दिखाते हैं, ठीक है, क्यू में नहीं जाते हैं, और जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं, जल्दी पैनिक हो जाते हैं, और कोई बात र्यूमर है या नहीं इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग मेजर में बताएंगे कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने
लगभग वो सारी बातें कर दी जो इंट्रो में हमने यहाँ दर्शाई थी। आप देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल वीकनेस हो गया, पैनिक और र्यूमर हो गया, पुअर क्राउड मैनेजमेंट हो गया, इनएडिक्वेट इंफ्रा हो गया। अब क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपको इम्पैक्ट बताना है। तो आपको पता है कि भाई साहब इम्पैक्ट तो सबसे पहले आता है जान माल के खतरे के रूप में। जो आपने वहां लिखा है, फिजिकल जो है इंजरीज हो जाती हैं और फैटेलिटीज हो जाती हैं। फिजिकल इंजरीज एंड फैटेलिटीज, लोगों की मौतें भी हो जाती हैं, ठीक है। ये बड़ा ही खतरनाक होता है और बहुत दुखद होता है। अनायास, बिना किसी योग्य कारण के जब लोगों की जान चली जाती है तो बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे में लोग जो है मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस भीड़ के, जिनके घर परिवार में कोई ऐसी डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो लोग भी, और जिनके घर में नुकसान नहीं होता वो उस दृश्य को देख करके भी ट्रॉमा में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहा जाता है, ठीक है। और फिर एक और जरूरी चीज होती है कि क्या हमारे यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए, यानी कि ऐसी भगदड़ों के लिए लीगल क्या व्यवस्था है। तो रेगुलेशंस जो हैं उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है। विनियमन जो है, यानी जो नियम कानून है, उनकी उनको ताक पर रख देते हैं लोग। और दूसरी तरफ यह भी एक समस्या है भारत में कि इस पर कोई बहुत स्पष्ट जो है और स्ट्रिंजेंट, कठोर नियमावली या कठोर कानून भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब मेजर्स लिखेंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि भारत में कानून भी इस पर बेहतर बनाना आवश्यक है। इसके अलावा इम्पैक्ट के रूप में आर्थिक नुकसान जो होता है वह बताएंगे आप। भाई जान माल का जो खतरा हुआ हुआ ही, आर्थिक नुकसान भी हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ अब कितना तरीके की समस्या है भाई, जान चली गई तो उसके पूरे फैमिली की जो है आर्थिक दशा खराब हो जाती है। तो उसी तरह से अगर चोट लगी है तो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। वो व्यक्ति जितने समय तक जो है अपने इलाज में व्यस्त रहे, वो परेशान रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अंततः अगर देखा जाए तो इसका जो है आर्थिक नुकसान न केवल व्यक्तियों का बल्कि देश का होता है। देश की जीडीपी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह भी आप लिख देंगे। अब इसके पश्चात पूछा गया है कि रोल ऑफ क्राउड मैनेजमेंट क्या है और उसके बाद मेजर बताना है, ठीक। तो अब देखिए रोल ऑफ क्राउड मैनेजमेंट क्या हो जाएगा। तो रोल ऑफ क्राउड मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट आप यहाँ बताएंगे। रोल ऑफ क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है। तो भैया सारी भूमिका ऐसे तो एक लाइन में आप लिखेंगे कि ऐसी भगदड़ों को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, या यूं कहें कि एकमेव भूमिका भीड़ प्रबंधन की ही है, ठीक है। अब कैसे होना चाहिए, तो क्राउड मैनेजमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो प्लानिंग चाहिए पहले से, ठीक है। पहले से प्लानिंग चाहिए। आपको करना क्या है, जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको जो संभावना उनको दिखती है उससे कहीं बेहतर जो है उनको प्लान करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर कार्मिक, यानी कि कैपेसिटी जो है भीड़ प्रबंधन के लिए वह भी बेहतर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है रियल टाइम सर्विलांस जो है उस पर लगातार ध्यान देते रहना चाहिए। आप उदाहरण दे सकते हैं कि जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उसमें जो रियल टाइम सर्विलांस है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। जैसे आप कहेंगे कि महाकुंभ के दौरान जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उसमें भी यही हुआ।
ज्यादा लोग, जितनी कैपेसिटी नहीं है प्लेटफॉर्म की उससे कई गुना लोग जो है आ गए प्लेटफॉर्म पर। अब ऐसे में क्या होगा? गड़बड़ हो गया। यानी कि अगर सर्विलांस पर ध्यान दिया जाता रियल टाइम पर तो क्या होता, उसको समय पर रोका जा सकता था। एक और चीज पता चलती है भीड़ों को देख करके, इसमें क्या होता है, क्राउड मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है दोनों में चूक रहती है। सहयोग और समन्वय प्रभावी नहीं रहता है, आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। संचार का जो है आपस में संप्रेषण का, जितनी एजेंसीज या जिस जगह पर भीड़ इकट्ठा है वहां पर भीड़ को प्रबंधित करने के लिए जितने लोग जिम्मेदार होते हैं उनमें आपस में इस तरह की समस्याएं हो जाती है। इसी तरह से क्राउड मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जोखिम का मूल्यांकन करना, रिस्क असेसमेंट। कई बार रिस्क असेसमेंट में भी चूक पाई गई है। जैसे, और ये नई दिल्ली का जो घटना हुआ भगदड़ का, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने जोखिम को ठीक तरीके से एनालाइज नहीं किया। और चूंकि जोखिम को एनालाइज नहीं किया इसलिए उन्होंने रिस्क को कम से कम करने के लिए, जोखिम को कम से कम करने के लिए, मिनिमम जोखिम के लिए उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं था पहले से। बाद में तो जो किया किया वो एक अलग बात हो गई, बाद में क्या होता है, ठीक है। जैसे सबका ये कहना था कि कोई दिख नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्मिकों की कमी थी, दिशा निर्देश देने वालों की कमी थी, लोगों को सही बात बताने वालों की कमी थी। तो ये सब पहले से प्लान होता है, रिस्क को ध्यान में रखते हुए जनता को। और क्राउड मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण भाग होता है पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक अवेयरनेस, और इसमें एजुकेशन भी डाल दीजिए। तो जनता को जागरूक करने के लिए भी बहुत सारे उपाय करने चाहिए। जनता को क्राउड सेफ्टी के विभिन्न उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए। जनता को भीड़ में जाने पर किस तरह का व्यवहार करे यह भी बताना चाहिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या होगा, जो हमने कहा था कि क्राउड का बिहेवियर हमारे यहाँ थोड़ा उपयुक्त नहीं है, वह क्राउड बिहेवियर, भीड़ का व्यवहार बदलेगा। अब प्रश्न का अंतिम पड़ाव है आपका कि पब्लिक सेफ्टी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उपाय, मेजर्स, ठीक है। तो उपायों में आपको बता देना है कि भैया बहुत बेहतर प्लान क्राउड मैनेजमेंट का तैयार करना होगा, ठीक है। उत्कृष्ट, रोबस्ट कहिए, उत्कृष्ट प्लानिंग, रोबस्ट प्लानिंग, ठीक है। नियोजन, ये सबसे बड़ी बात है। पहले से अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग है भीड़ प्रबंधन की तो आप क्या करेंगे, अच्छे से। अब भीड़ प्रबंधन की रोबस्ट प्लानिंग में जो मैंने कहा था कि कैपेसिटी की क्षमता की कमी थी, तो इसी प्लानिंग में कैपेसिटी प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। यानी कि इसी में आपका आ जाएगा लाइटिंग कैसे रहेगी, कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, कितने जो है भीड़ को संभालने के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सब कुछ पहले से ही विकसित करके रखना चाहिए और हमेशा इसको अमल में लाना चाहिए। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली समस्या है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। यानी कि अवसंरचना जो अस्थायी या कमजोर रहती है उसको बेहतर बनाना होगा। दूसरी तरफ पाथवेज, एग्जिट, आने जाने का रास्ता, निकलने का रास्ता, ये सब जो है बेहतर बनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए। और जो है मतलब इनकी संख्या इतनी रहे कि भीड़ को आराम से प्रबंधित किया जा सके,
ठीक है। फिर हो सके तो प्राइवेट, अगर आपको जरूरत है तो क्या कहते हैं आप, प्राइवेट यानी कि जिनको हम कहते हैं वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स कैपेसिटी बिल्डिंग में वॉलेंटियर डाल दीजिए, वॉलेंटियर्स को भी रखा जा सकता है, इनकी सहायता भी ली जा सकती है। ठीक है। सर्विलांस और मॉनिटरिंग बेहतर होनी चाहिए, वही जो नहीं था, रियल टाइम सर्विलांस ये रहना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से होनी चाहिए, मॉनिटरिंग में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जनता को एडुकेट करना चाहिए, तो अवेयरनेस और एडुकेशन, अवेयरनेस एडुकेशन, जनता को यह भी बेहतर ढंग से करना चाहिए। ठीक है। और जो है उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से उनको अपना भीड़ में व्यवहार रखना चाहिए, यानी कि क्राउड में जाने पर उन्हें किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। फिर इंटर एजेंसी कोऑपरेशन चाहिए, जितने भी भीड़ को प्रबंधित करने में जितने भी लोग लगे हैं, पुलिस लगी है, पैरामिलिट्री लगी है, ठीक है, या फिर जो है सिविल ऑफिशियल्स लगे हैं, ठीक है, या फिर आपदा प्रबंधन टीम है, एनडीआरएफ की टीम हो सकती है, जितने लोग हैं इनमें प्रॉपर समन्वय होना चाहिए, जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनमें उचित समन्वय होना चाहिए। इसके बाद अंतिम बात आप कहेंगे कि बहुत बेहतर रेगुलेटरी प्रोविजन भी बनाना आवश्यक है। तो इस तरह से आप बता देंगे तो आपका जो उपाय तक है वह कंप्लीट हो जाएगा। और आप समझ रहे हैं, अगर सब में चार चार लाइन भी लिखते जाएंगे तो 700-800 से भी ज्यादा आपका प्रश्न पहुंच जाएगा शब्दों में। मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं या कहना चाहता हूं। चलिए, इसके बाद जो है एक और प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आईआर का है। इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5B। ये क्वेश्चन यूएस से रिलेटेड है। रीसेंट स्टेप्स ऑफ ट्रंप, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रंप, इसको एनालाइज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद इनका कह दे रहा है कि किन किन चीजों पर, तो इनका अप्रोच यूक्रेन पर, फिर नाटो पर, फिर ठीक है यूरोपियन अलायंस हो गया, ठीक है, फिर ऑन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, और फिर भारत के लिए, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ट्रांस अटलांटिक अलायंस भी है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस, वो यूरोप में आ जाएगा, सीधी सीधी बात ही है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही कम समय में मैं आपको बताने चल रहा हूं। ट्रंप ने जब लिया यह क्या कहते हैं ओथ इस बार की, तो उन्होंने कहा कि अब शुरू होने जा रहा है गोल्डन एज ऑफ अमेरिका। लेकिन क्या हुआ, गोल्डन एज ऑफ अमेरिका तो उन्होंने कह दिया, और गोल्डन एज ऑफ अमेरिका को लाने के लिए उत्तर की आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन यहीं से करिएगा कि व्हेन ट्रंप जो है टेकन द चार्ज या टेकन ओथ, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग शुरू होने जा रहा है। और
इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका को स्वर्ण युग में ले जाने के लिए कदम क्या उठाए। ठीक है, आप सीधे लिखना शुरू कर दें। तो उन्होंने पहली बात तो बाइडेन के ढेर सारे डिसीजंस को रिवर्स कर दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस कौन कौन से, तो क्लाइमेट चेंज पर, यूक्रेन के प्रति स्ट्रेटजी पर, सब जो है उन्होंने चेंज किया। इमिग्रेशन पर ये बड़े महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। फिर नाटो की तरफ, फिर यूरोप की तरफ, और फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म, जैसा कि उनसे आशा थी, संरक्षणवाद वो पूरा लेकर के आएंगे, ये अपेक्षा थी उनसे, और वही हुआ। ठीक है, अब जो है पहली बात, अब यहीं से आगे आप अपना उत्तर बढ़ाते जाएंगे, इंट्रोडक्शन ही है, सब पर आप बढ़ाते जाएंगे। और इंट्रोडक्शन में आप ये जरूर बताएंगे कि इमिग्रेशंस के लिए उन्होंने जो किया किया ही, ठीक है, उसमें उन्होंने रिफ्यूजी को अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ठीक है, दूसरी तरफ इन्होंने H1B वीजा, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स के लिए जो वीजा होता है उसको भी बदला, F1 और H1B, उसमें भी बड़े परिवर्तन कर दिए। यहाँ तक कि F1 वीजा में इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और स्टूडेंट्स को वहां से जबरन वापस उनके वीजा की अवधि समाप्त कर दी। क्यों? F1 वीजा के साथ ये व्यवस्था थी कि अगर कोई अमेरिका में पढ़ने जा रहा है तो वहां अपनी पढ़ाई के दौरान नौकरी भी ढूंढ सकता है और नौकरी कर सकता है। तो छात्रों का F1 वीजा जो है इन्होंने रद्द कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि भारत का पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, बाकी देशों पर भी पड़ा, भारत पर भी पड़ा। और क्लाइमेट में क्या हुआ, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आपको समझाता जा रहा हूं। क्लाइमेट में इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। पहले भी ये बोल चुके थे, ठीक है, कि पेरिस एग्रीमेंट में हम नहीं रहेंगे। ठीक है ना। और तो और एक बड़ा ही अजीब सा डिसीजन लिया वहां की, वो खैर अमेरिका के संदर्भ में है, लेकिन यहाँ मैं चर्चा करना उचित समझूंगा। इन्होंने ट्रांसजेंडर को एज अ जेंडर मान्यता देने से ही मना कर दिया। ठीक, अब जाते आते हैं हम लोग इनकी तरफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यूक्रेन और नाटो पर आप चर्चा कर देंगे। और नाटो और यूक्रेन के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या किया है आपको पता ही होगा कि नाटो का इन्होंने फंड जो है वह कम कर दिया, या यूं कहें कि काटने की बात की। दूसरी तरफ यूक्रेन को पहले अजीब सी धमकी दी थी और रशिया को प्रेस किया था। ये अलग बात है कि ठीक 2 दिन पहले इन्होंने कहा किसी की गलती नहीं है, ना तो यूक्रेन की और ना रशिया की, रूस की, किसी की गलती नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने ये कहा कि जो पीस प्रोसेस है उसके लिए, जो पीस के लिए अकॉर्ड या डील होनी है, उस पर अगर जो है यूक्रेन या रूस दोनों में से कोई भी ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ता है तो हम भी इस डील को या इस पीस को कराने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि आई वी विल पास ओवर, हम हट जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, जहां एक तरफ नाटो नाराज हुआ, और नाटो नाराज होने का मतलब है कि यूरोप नाराज हुआ। ठीक, यूरोप नाराज हुआ और यूरोप के साथ इनके व्यावसायिक संबंध भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की बात जो है वह दोहराई है, यानी कि इनके लिए भी टैरिफ की बात ये कर रहे हैं।
तो अगर जो है यूरोपियन देशों से भी ये टैरिफ लेते हैं तो हमारे लिए एक अवसर है, हमारा ट्रेड उनसे बेहतर हो सकता है। लेकिन कितना बेहतर होगा ये दूसरी बात है, अभी बात करते हैं। ठीक। अब जो है इसी क्रम में, जो हम लोग जियो पॉलिटिक्स पर बात कर ले पहले, तो इसी क्रम में यूरोप पूरी तरह से इनसे नाराज तो हुआ ही हुआ है, और टैरिफ के झगड़े के कारण क्या हुआ, टैरिफ के झगड़े के कारण एशिया में भी विशेष रूप से इनका झगड़ा चाइना से है। तो चाइना के साथ इनके जो टैरिफ इश्यूज हैं उसको लेकर के भी जो है विश्व में क्या हो रहा है, विश्व में समस्या पैदा हो रही है, और एक सप्लाई चेन जो है वह डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने चाइना का माल एशिया के किसी दूसरे देश के माध्यम से ना पहुंच जाए, इसके लिए भी इन्होंने कोशिश की है कि और किसी रूट से माल ना आने पाए, चाइना का किसी और देश के माध्यम से ना आने पाए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दूसरे देशों पर, अन्य देशों पर भी क्या कर सकते हैं, अन्य देशों पर भी दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाएंगे तो टैरिफ वाला ही दबाव बनाएंगे, और मान लीजिए इसमें हम भी आते हैं तो हमारे लिए समस्या है। ये अलग बात है कि बाद में इन्होंने कह दिया कि ये जो टैरिफ का मामला है उसे 90 दिनों के लिए हम स्थगित कर रहे हैं, तो 90 डेज के लिए स्थगित किया है। लेकिन अब ये जो 90 डेज के लिए स्थगित किया है चाइना को लेकर के, इसमें एक बात स्पष्ट है कि इससे राहत तो मिली है सबको, लेकिन ट्रेड का खतरा, सप्लाई चेन खराब होने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ, या पहले ट्रेड पर बात कर ही लेते हैं, चलिए ट्रेड पर बात करके खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब इंडिया के लिए क्या है, तो इंडिया के लिए ये समस्या भी है तो अवसर भी है। लेकिन प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो ट्रेड इम्बैलेंस होगा, ट्रेड में असंतुलन पैदा होगा। क्यों असंतुलन पैदा होगा, ये खतरा है, हमारा जो समस्या है। हम अगर देखें तो हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 18% एक्सपोर्ट केवल जो है किसको होता है, यूएसए को होता है, यानी कि हमारा ट्रेड का लार्जेस्ट पार्टनर है। ठीक है, और अगर ये टैरिफ का विवाद इनका चाइना के साथ बढ़ता है, हालांकि अभी वो चाइना से डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन यदि बढ़ता है, हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो अगर चाइना के साथ इनका टैरिफ विवाद आगे बढ़ता है और ज्यादा तेज होता है, तीव्र होता है, तो क्या होगा, हमारे लिए, इंडिया के लिए कई क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल में, मशीनरी में, इन सब में क्या होगा, फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर ये अपनी वीजा पॉलिसी को और ज्यादा कठोर बनाते हैं तो भारत पुनः मजबूर होगा अपने आत्मनिर्भर भारत की जो उसकी अपनी योजना है उस पर और ज्यादा मजबूती से काम करने। और अगर ऐसा होता है तो भाई इंडिया और ज्यादा इंडिपेंडेंट होता चला जाएगा। तो वहीं ये अलग, अभी मैं एक मिनट में बता भी रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है कि भारत को डिफेंस सेक्टर में भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अब हम क्या हो रहे हैं, हम तो वैसे भी हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्टर बन चुके हैं, कई देशों को हमने अपने हथियार बेचे भी हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ
यहीं पर यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले एक मैंने क्लास दी भी है, संभवतः मुझे याद नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन आप ही लोगों को मैंने दी होगी, जिसमें यह बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रम्प के इसी जो है टर्म में क्या हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा समझौता हुआ है। और मुझे याद आ गया, पूरी क्लास वो दी गई है आपको, आप उसको देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन ही था, भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसकी चर्चा करें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान। ठीक है, तो ये सबको तो बूस्ट मिलेगा, लेकिन जहां जहां जिन जिन मामलों में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए प्रयास किए हैं, यह कमजोर पड़ जाएगा। हो सकता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वहां से हमारे यहाँ ना आने पाए। भारत के आधारभूत संरचना पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और हम जो है मेक इन इंडिया को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, कंपेल हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम इसको और बेहतर बढ़ा सकेंगे। ठीक है, लेकिन भारत पर इस प्रकार के जो टैरिफ की झगड़ा है, टैरिफ की लड़ाई है, इसके प्रभाव को, इसके इम्पैक्ट को अगर हमें मिटिगेट करना है तो क्या करना होगा, तो कहते हैं कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। तो इसके प्रभाव को कम करने या प्रभाव को शून्य करने, शून्य तो नहीं होता है, लेकिन एक बात कह दीजिएगा आप, क्या करना होगा कि हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता होगी। और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है बहुत हद तक हम बहुत अच्छे, मतलब प्रभावकारी रूप तक पहुंचने में हमारे सामने समस्या आए, क्योंकि ट्रंप जो है विश्व के अनेक देशों को डिस्टर्ब करने की, ट्रंप द्वारा अनेक देशों को डिस्टर्ब करने की संभावना है ना। लेकिन ऐसा होगा। दूसरी तरफ हमें ऑटोनॉमी चाहिए, किसमें, सामरिक, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, और ये है हमारे पास। हम सामरिक स्वायत्तता को लेकर ही चल रहे हैं, इस पर हम कोई समझौता तो अब कर ही नहीं रहे हैं किसी भी स्थिति में। और जैसा कि मैंने कहा, आत्मनिर्भर भारत और क्या कहते हैं मेक इन इंडिया, यानी कि हम अपने घरेलू क्षमता निर्माण पर भी हमको ध्यान देना होगा। हम अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं तो भी इसे हम कमजोर कर पाएंगे, प्रभाव को कम पर कर पाएंगे। डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। और जो है जितने भी क्या कहते हैं क्लाइमेट वाले क्या कहते हैं हमारे अन्य देशों के साथ जो समझौते हैं क्लाइमेट पर, उस पर विशेष रूप से हमें काम करना पड़ेगा। हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे में एक और तरीका अपनाया जा सकता है। क्लाइमेट पर तो हम करेंगे ही करेंगे ध्यान अपना केंद्रित, लेकिन एक और काम कर सकते हैं कि ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क को शामिल कर सकते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क को शामिल कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है आते हैं हम लोग कि नुकसान और क्या क्या हो सकता है। ये तो करने के, इतना कुछ करने के बाद भी भारत के सम्मुख कौन कौन सी विकट समस्याएं बनी रह सकती हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय स्थिरता, ठीक है। ट्रेड में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ट्रेड डिसरप्शन, व्यापार में बाधा आ सकती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पर एडवर्स प्रभाव पड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो
प्रयास किए जा रहे हैं पेरिस कन्वेंशन के द्वारा, उस पर बहुत ब्रेक लग सकता है। और भाई, ये वीजा की समस्या के कारण हमारे यहाँ रिमिटेंसेस जो आते हैं वे भी क्या हो जाएंगे, कम हो सकते हैं, उस पर भी एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। ट्रांस अटलांटिक अलायंस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। नाटो की थोड़ी सी बात पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ट्रांस अटलांटिक अलायंस और यूरोप पूरा सब कुछ उसमें शामिल कर लीजिए, तो यह पाया जा रहा है कि अभी भी ट्रंप के साथ ट्रांस अटलांटिक अलायंस और यूरोप के समस्त देशों के साथ कोई ठीक तरीके का बार्गेन नहीं हो पाया है। बार्गेन की प्रक्रिया में जो है ट्रंप शामिल हैं, चल रहे हैं। और यदि इस पर कोई पॉजिटिव जो है रिजल्ट नहीं आता है, तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और फिर जो है विश्व के अनेक देशों के साथ जब ट्रंप की टसल शुरू होगी, विवाद शुरू होंगे, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने ही पड़ने वाला है, ठीक है। नाटो जो है वो भी क्या कर सकता है, रिएक्शन दे सकता है। और ऐसे में नाटो ट्रंप को बड़ा झटका दे सकता है। खास करके अभी जैसे F-35 खरीदने वाला था पुर्तगाल अमेरिका से, नाटो के साथ जो इनके तनाव शुरू हुए, तो पुर्तगाल की अमेरिका से वो डील फिलहाल अभी रुक गई है, ठीक है। और नाटो ये मान करके चल रहा है कि ट्रंप ने रूस का समर्थन करना शुरू किया है, रूस के साथ जा रहे हैं ट्रंप। ऐसे में बहुत तेजी से क्या हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और नाटो जो है ट्रंप को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठा सकता है। आवश्यकता है ही लिखना है, क्योंकि हमको आपको सबको पता है ट्रंप रात में कुछ बोलते हैं, सुबह उठ के कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, फिर शाम को 4 बजे 5 बजे फिर कुछ और बोल देते हैं। तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। एक्चुअली ट्रंप की स्ट्रेटजी होती है ब्लफ खेलने वाली, लोगों के साथ ब्लफिंग करते हैं ट्रंप। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में उनका नाटो के साथ फिर से एक बार पुनः जो है वो हो जाए। फिर भी भारत को क्या और करना चाहिए, भारत को जियो पॉलिटिक्स के मामले में अपनी जो इसकी स्ट्रेटजी है 1 to 1 वाली, प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने वाली, उस पर तो काम करना ही चाहिए। साथ ही इंडिया अन्य जितने भी संगठनों में है ना, क्वाड में है ना भाई, तो अन्य जितने भी संगठनों में है उस पे वह जो है क्या करता रहे, उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले। अच्छा, फिर उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस को भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और कई बार तो यूनाइटेड नेशंस को लेकर के यूक्रेन और रूस सब ने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही हैं। तो इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से काम करना होगा, तो संभवतः भारत की चिंताएं थोड़ी ग्लोबल जो है जियो पॉलिटिकल लेवल पर कम हो सकेंगी। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को पूरे डिटेल में लिखिएगा, लेकिन सर्टेनिटी में कुछ मत लिखिएगा, निश्चितता में कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखिएगा। भारत का चीन के साथ तनाव भी पैदा हो सकता है ट्रंप के ही कारण, क्योंकि चीन किसी भी तरह से भारत के व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता है। और ऐसे में अगर भारत को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो चाइना उससे खुश तो नहीं ही होगा, ये भी आप जानते हैं। यानी कि एशिया की राजनीति में एक बार फिर से जो है उथल पुथल आने की संभावना है। लेकिन भारत यदि अपना ये वाला स्ट्रेटजी पर कायम रहता है, तो खतरों को लगभग न्यून या पूरी तरह से कमजोर किया जा सकता है। बस इस तरह से आप अपने उत्तर को लिखेंगे, संभावनाओं में ही लिखना है उत्तर, निश्चितता में कुछ भी नहीं लिखना है। थैंक यू वेरी मच।